जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है। यदि हम किसी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। अब ये गधे के सीधेपन की वजह से है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। वैसे गाय भी एक गरीब जानवर है। ब्याही हुई गाय तो असहाय ही सहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी काफी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है। परंतु गधे को हमने कभी गुस्सा हुए नहीं देखा। उसको चाहे जितना मार लो, कितनी भी सड़ी गली भूसा और घास उसके सामने डाल दो, वो हमेशा एक सा ही रहता है। साधुओं की जितनी भी चीजें सब गधे के अंदर समाई हुई, सब पराकाष्ठा को पार कर चुकी। अब हम भारतवासियों को ही देखिए, किस तरह हमारी अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में हमें घुसने नहीं दिया जाता। हम बेचारे 4 पैसे कमाते हैं, उनको कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। यदि हम भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं, तो हम भी सभी समाज की सारी जातियों में गण्य हो जाएंगे। अब जापान का ही उदाहरण देख लीजिए, उसकी एक विजय ने उसे सारी जातियों में गण्य बना दिया। और गधे से ही मिलता जुलता एक और जीव है जिसे हम कहते हैं बैल। और इसी का संबोधन होता है बचिया के ताऊ। मेरे 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। कई दिनों साथ रहते रहते दोनों में इतना अपनापन हो गया है कि एक दूसरे की बातों को कैसे समझ जाते हैं ये समझा नहीं जा सकता। किसी कोने में बैठकर एक दूसरे को देखते हुए वो अपनी मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि जब खेतों में जोते जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते थे, तो दोनों की यही चेष्टा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वजन हमारी ही गर्दन पर। क्यों जीजा जी, क्या बोलते हैं? मैं इनको 2-3 दिन के लिए खेत जोतने के लिए ले जाएं? अरे हाँ हाँ, इनसे क्या पूछ रहा है, मैं तो कह रही हूँ लेके चले जा। ठीक है। मोती, हमने तो इनकी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अरे इतने काम से काम ना बनता था तो और काम ले लेते। अरे इन्हें जो कुछ हमें डाला वो सब हमने चाट पोस के साफ कर दिया, फिर हमें इसके हाथों क्यों बेच रहे हैं? चलो चलो। संध्या समय दोनों बैल जब अपने नए स्थान पर पहुंचे, दोनों दिन भर के भूखे थे। लेकिन जब नांद में लगाए गए तो दोनों ने उसमें मुंह तक न डाला। जिसे वो अपना घर समझ रहे थे वो सब उनसे छूट गया। अब यहाँ के नए लोग, नए गांव, नए जनता, ये सब उन्हें बेगाने से रखते थे। चलो भाग चलते हैं। लेकिन इतनी मोटी रस्सी है, कैसे टूटेगी? एक झटके में जाएगी, खींचो तो। अरे हीरा मोती, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? किसी के बैल ऐसे ना होंगे कितनी दूर से अकेले चले आए। ये इस जन्म के बैल नहीं, उस जन्म के मनुष्य है, मनुष्य। अरे मैं क्या कह रही थी कि वो, हाय दैया, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया और भाग खड़े हुए। अरे नमक हराम क्यों है? अगर वहाँ सही से चारा दाना मिलता तो क्यों भाग आते? अरे सिर्फ तुम ही खिलाना जानते हो क्या? बाकी भी जैसे पानी पिला कर रखते होंगे। अरे चारा मिलता तो क्यों भागते बेचारे?
चारा मिलता तो क्यों भागते बेचारे। अब देखना, मैं कल से ना खली दूंगी ना चौकर दूंगी। देखती हूँ क्या खाते हैं, सिर्फ सूखा भूसा मिलेगा और कुछ नहीं, खाए चाहे मरे। अरे जीजा जी, ये बैल यहाँ आ गए, रस्सी तोड़कर भागे। देखना इस बार मोटी रस्सी से बांधूंगा, तब देखते हैं कैसे भागते हैं। चुप। दूसरे दिन गया ने जब बैलों को हल में जोता तो दोनों ने पांव न उठाने की कसम खा ली। लेकिन फिर भी जब हीरा इन्हें मार मार कर थक गया, तब भी दोनों बैलों ने पांव नहीं उठाए। लेकिन फिर जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर जब बेरहमी से डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो हल लेकर उसके पीछे दौड़ा। हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बिखर गया। यदि अगर रस्सी मोटी न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मोती, भागना व्यर्थ है। तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब क्या करें, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। अरे वो देख तो, गया 2 आदमियों के साथ आ रहा है। अरे दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मुझे मारेगा तो मैं तो सबक सिखा दूंगा उसे। तुम यहीं पर बैठे रहो। आज दोनों बैलों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, पर दोनों ने उसमें मुंह न डाला। घर में भोजन चल रहा था। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची हाथ में 2 रोटियां लिए इन दोनों के पास आई और इन दोनों को खिलाकर अंदर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या मिटती, लेकिन मानो इनके हृदय को भोजन मिल गया। इस घर में भी किसी सज्जन का वास था। वो लड़की भैरव की थी। लड़की की मां मर चुकी थी और उसकी सौतेली मां उसे खूब मारती थी। इसी वजह से उसका इन दोनों बैलों के साथ एक तरीके का आत्मीय संबंध हो गया था। अब सहा नहीं जाता। क्या करना चाहते हो? मेरा तो मन कर रहा है कि किसी को एक आध सींगों से उठा के फेंक दूं। अरे लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की, वो उसी मालिक की लड़की है जो हमें रोटियां डालती है। बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो फिर उसकी वो मालकिन को मार दूं, वही तो उसे मारती है। औरतों पर सींग नहीं चलाते, ये बात भूल जाते हो क्या? तुम तो किसी तरह भागने ही नहीं देते। अच्छा सुनो, हाँ, तोड़ाकर भाग चले। चले तो, लेकिन ये वाली रस्सी तो उससे भी ज्यादा मोटी है, कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है, पहले थोड़ी रस्सी चबा लो और फिर एक झटके में खींचो, टूट जाएगी। रात को जब वो बच्ची ने रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों उठ खड़े हुए और वो रस्सियां चबाने लगे। लेकिन रस्सी मोटी थी। बेचारे दोनों चबा चबा कर रह जाते, लेकिन कुछ ना होता। तभी वो लड़की घर से बाहर आई। दोनों सीधे खड़े हो गए और गर्दन झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उस लड़की ने भी उनके माथे पर हाथ सहलाते हुए बोला, चले जाओ यहां से, चुपके से रस्सी खोल देती हूं। अंदर बातें हो रही थी, अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम दोनों की नाक में नात डाल दी जाएगी। चुपचाप चले जाओ, मैं खोल के अंदर जा रही हूं। चलते क्यों नहीं? चले तो, लेकिन उस लड़की पर आफत आ जाएगी, सब उसी पर संदेह करेंगे। चलो चलो। मोती, हाँ, मालूम होता है राह भूल गए। मैं तो उसकी जान ही लेता। अरे वो अपना धर्म छोड़ दे, हम अपना धर्म क्यों छोड़े? सुनना, हाँ, भूख लग रही है। ये देखो सामने मटर का खेत है, क्या कहते हो? चलो चल लेते हैं। जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या, जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या, जिंदगी है लट्टू, जिंदगी है लट्टू।
लट्टू, चाहे जवान डालो, चाहे जहर घुमा लो, भाड़ेगा जैसे लट्टू, लट्टू जिंदगी है लट्टू। हीरा, हाँ वो देख, कोई सांड डूबता चला आ रहा है। वो देख, सांड ही है। ये तो अपने घमंड में खुला हुआ है, आरजू विनती कुछ ना सुनेगा। क्या करें, कोई उपाय सोचो। एक ही उपाय है, दोनों उस पर एक साथ चोट करते हैं। मैं आगे से रंगीता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। देख ही जाएगी, चलो। चलो। दोनों मित्र अपनी जान हथेली पर लेकर उस सांड से लड़ने पहुंच गए। वो सांड भी अकेले मल्लयुद्ध करने का आदी था, पर दोनों मित्रों ने उसको वो मौका ना दिया। जब सांड हीरा की ओर लपकता तो मोती पीछे से उसमें सिंग चुबा देता। जब सांड क्रोधित होकर मोती की तरफ लपेटता तो हीरा उसके दूसरे बाजू में सिंग घुसा देता। जब सांड घबराकर भागने लगा तो दोनों मित्र भी उसके पीछे भागते चले गए। तब कहीं जाकर जब सांड बेदम होकर गिरा, दोनों मित्र वापस आए और बड़े खुश थे। तुम अगर बीच में ना आते तो बच्चा को अच्छा सबक सिखाता। अरे गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाते, ये बात भूल जाते हो क्या? ये सब ढोंगे। बैरी को ऐसा मारो कि वो दोबारा ना खड़ा हो पाए। अच्छा अभी तो ये सोचो घर कैसे चलेंगे। अभी तो भूख लग रही है, बाद में सोचेंगे। वो देख, सामने मटर का खेत है। अरे गांव वाले भी आ जाएंगे फिर। एक काम कर, तू बाहर खड़ा हो, मैं जब तक चल लेता। ठीक है, जल्दी आना। मोती, हाँ गांव वाले आ रहे हैं, जल्दी बाहर आ। हीरा, हाँ मेरे पाँव धंस गए, कीचड़ में निकल नहीं पा रहा हूँ। धंस गए हैं? अरे जल्दी बाहर आ तू, जैसे तैसे। अरे भाई, नहीं निकल रहे हैं। रुक, मैं भी आता हूँ। हाँ। अगली सुबह दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा साबित ना देखा था जिसने पूरे दिन में उनको एक बार भी चारा ना दिया। इससे अच्छा तो गया ही था, कम से कम दिन में चारा तो देता था। कांजी हाउस में कई सारे घोड़े, भैंसे, बकरियां और गधे थे, पर सब की हालत मुर्दों से भी बदतर थी। किसी के सामने चारा ना था। सारा दिन दोनों मित्र दीवार की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन किसी ने आकर उनको चारा ना दिया। इसलिए वो मजबूर होकर दीवार की नमकीन मिट्टी ही चाटने लगे। लेकिन इस मिट्टी से उनको क्या तृप्ति मिलती? अब तो नहीं रह जाता मोती। मेरे भी प्राण निकल रहे हैं हीरा। दीवार तोड़ डाले। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची। बस इसी बूते पर अकड़ते थे तुम। अब क्या करें, सारी अकड़ निकल गई ना। हीरा खड़ा हुआ और दीवार पर जोर जोर से सिंग मारने लगा। जो ही उसकी सिंग दीवार पर पड़ती, थोड़ी सी मिट्टी की चिप्पड़ गिर पड़ती। इससे हीरा की हिम्मत और बढ़ गई और हीरा बार बार सिंग दीवार पर मारने लगा। लेकिन तभी कांजी हाउस का चौकीदार जानवरों की हाजिरी लेने पहुंच गया और हीरा की इस उद्दंडता को देखकर उसमें बहुत सारे डंडे रसीद करके मोटी रस्सी से बांधकर चला गया। इतनी मार खाई, क्या मिला? आखिर बूते पर जोर तो मार दिया। अरे ऐसा जोर क्या मारना कि और बंधन में पड़ गए। अरे जोर तो मारते ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। अच्छा मोती, एक बात सोचो, अगर दीवार टूट गई तो कितनी जाने बच जाएंगी? इतने सारे भाई बंद यहाँ पड़े हैं, किसी के शरीर में जान नहीं है। अगर यही हाल रहा तो 2-4 दिन में सबके सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो सच कहते हो। हाँ चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। ठीक है। इसके बाद मोती ने भी उसी तरह दीवार पर सिंग मारना शुरू किया। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। जब उसने पहला सिंग मारा तो दीवार की थोड़ी सी मिट्टी गिरी। उसकी भी हिम्मत बहुत बढ़ी। फिर वो बार बार दीवार पे अपने सिंग मारता चला गया। लगभग 2 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद एक हाथ दीवार गिर गई तो उसने और जान के साथ दूसरी बार दीवार पर सिंग से हमला किया। तब आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरती देखते ही जितने भी जानवर वहां मरे जैसे पड़े हुए थे, उन सब में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियां दौड़ी, उनके पीछे भैंसे सरक गई, उसके बाद बकरी। आखिरी में जो जानवर बचा था वो था गधा। तुम क्यों नहीं भाग जाते? अरे भैया, हम नहीं भागेंगे, फिर पकड़ लिए गए तो?
अरे अभी तो भागने का अवसर है ना, चलो भागो। हम नहीं भागेंगे, हमें डर लगता है। हीरा, हाँ, तेरी रस्सी नहीं टूट रही है। नहीं टूट रही। एक काम करो, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। हुआ तो किसी जन्म में फिर मिल लेंगे हम। ये क्या कह रहा है वीरा? हम और तुम इतने दिन एक साथ हैं और आज मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। अरे बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए मुझे मार पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं। अब इतना तो हो ही गया है ना कि हमारे बाकी भाई बंधु चले गए, वो सब तो हमें आशीर्वाद देंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। सही कहते हो मोती। फिर 2 हफ्ते तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। उन्हें चारे का एक तृण भी न दिया गया। हाँ, दिन में एक बार पानी जरूर दिया जाता था। कुछ ना खाने की वजह से दोनों की हालत अधमरी जैसी हो गई थी। दोनों के शरीर में इतना भी बल न था कि खड़े हो सके। दोनों की ठठरियां निकल आई थी। लेकिन एक दिन न जाने क्यों उनके बाड़े के बाहर डुगडुगी बजने लगी और उन दोनों को बाड़े से बाहर निकाला गया और उनकी देखरेख होने लगी। कुछ आदमियों का जन समूह उनके आसपास इकट्ठा हो गया और जैसे जैसे लोग आते जाते उन लोगों को देखकर अपना मुंह सिकोड़कर चले जाते। अब ऐसे मृत बैलों को आखिर कौन खरीदार मिलता? उसी समय सहसा एक दड़ियल वहां पहुंचा जिसकी आंखें एकदम लाल थी और दिखने में एकदम कठोर। उसने आकर दोनों बैलों के कूले में उंगलियां घुसोड़कर देखा और मुंशी से बात करने लगा। दोनों बैल थर-थर कांप गए। उसको इस तरह निरीक्षण करता देख दोनों इस बात से बिल्कुल अज्ञान नहीं थे कि वो उन्हें क्यों ले जाना चाहता है। गया के घर से नाहक भागे। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? अरे भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। एक बार तो हमें उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या हम ना बचाएंगे? देखना और ये छुरी चलाएगा हम पर। अरे तो भाई क्या हर्ज है, सींग, मांस, खाल, हड्डियां सब किसी ना किसी के काम आ ही जाएगा। चलो हीरा। चलो मोती। वो दड़ियल उन दोनों मित्रों को लेकर निकल पड़ा। उन दोनों में बिल्कुल जान न थी, लेकिन फिर भी वो गिरते पड़ते चले जाते थे, क्योंकि जैसे ही वो लोग धीमे होते थे वो दड़ियल उनमें खूब डंडे जमाता था। हीरा, हाँ, वो देख अपना घर नजदीक आ गया है। भगवान की दया है। मैं तो भाग जाता हूँ। ये जाने देगा? मैं इसे मार गिराता हूँ। अरे नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, उससे आगे हम ना जाएंगे। अरे हीरा मोती, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? इतने दिन कहाँ रहे? ये मेरे बैल हैं। ये मेरे बैल हैं। मैं इनको खरीद के लेकर आ रहा हूँ। खरीद के कैसे लाओगे? ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं इसकी रपट लिखवाऊंगा। सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसलिए ये मेरे बैल हैं। इन्हें तो मैं लेके ही जाऊंगा। लियो। मेरे हीरा मोती आ गए। लियो। भैया तब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, दुख पर दिल भीतर भैया तब